गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर ग्रेविटेशन, लेकिन मैं इस चैप्टर का नाम दूंगा ग्रेविटेशन ट्वेल्थ। एक्चुअली ग्रेविटेशन ट्वेल्थ क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन कई लोग 11th में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन टेक्निकली वो पढ़ाना ठीक नहीं है। तो हम जो ट्वेल्थ में ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो हम लोग ट्वेल्थ में ग्रेविटेशन पढ़ने का ये फ़ायदा उठाते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसमें सीधे सीधे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज़ करते हैं मैं समझाता हूँ। तो ये ग्रेविटेशन ट्वेल्थ है। आप लोगों ने 9th या 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा होता है, और ग्रेविटेशन में आपने ये पढ़ा होता है कि सपोज़ कि दो मास हैं m1 और एक मास m2, दोनों पॉइंट मास हैं, बीच की दूरी r है। तो इनके बीच में एक फोर्स होता है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। फोर्स होता है G m1m2/r²। सेम ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है K(Q1Q2/r²। अब हम क्या करते हैं कि हम जो ग्रेविटेशन पढ़ते हैं वो, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंपेयर कर देते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, लेट मी टेल यू। हम लोग सीधी ऐसे बात करते हैं कि देखो दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि Q की जगह M आ जाता है और K की जगह G आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ K लगता है तो वहाँ G लग जाएगा। K 1/4πε0 होता है। इसका मतलब ε0 की जगह 1/4πg लग जाएगा। पहली चीज़ ये होगी, ठीक है। K की जगह G, ε0 की जगह 1/4πg। दूसरी चीज़ क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना कि चार्ज जो होते हैं, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ध्यान रखना, चार्ज दो टाइप के होते हैं, लेकिन मास इज ओनली ऑफ वन टाइप। चार्ज दो टाइप का होता है, मास एक ही टाइप का होता है, ये डिफरेंस है। एंड फोर्स बिटवीन मासेस इज अट्रैक्टिव ओनली। मास एक ही टाइप का होता है, और दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, सही। लेकिन चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, सिंस फोर्स इज attractive, so potential energy is equal to नेगेटिव ओनली। क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान इसका देना है। ठीक है, तुम बोलोगे कैसे, मैं बोलूँगा देखो ध्यान रखना, देखो मैं समझाता हूँ। Q1 Q2 चार्ज अगर r दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी होती है K(Q1Q2/r²। ध्यान रखना ये दोनों क्या होते हैं, विद साइन होते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होगी, एक प्लस एक माइनस फिर नेगेटिव होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव व्हेन फोर्स इज अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो होगी जब फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता है। सेम ऐसे ही ग्रेविटेशन में भी होता है, सॉरी कूलम्स, हाँ कूलम्स लॉ में भी सेम ऐसे होता है, मतलब ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपली -Gm1m2/r² होती है, सीधे -Gm1m2/r²। ठीक है, मैं एक और लॉजिक समझाता हूँ, समझना इस चीज़ को। वैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ रहा।
इसका सिंपल समझाना बहुत सिंपल है, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये r दूरी है, इसको मान लो फिक्स कर देते हैं और इस m2 को हम लोग भगा के कहाँ ले जाते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, m2 को मैं इन्फिनिटी पे ले गया। ठीक है, अब होता क्या है कि डेल्टा यू बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब इन्फिनिटी पे जाके इनके बीच में फोर्स खत्म हो जाएगा, तो यू फाइनल हमेशा ज़ीरो मान लेते हैं। इसका मतलब यू इनिशियल यानी कि यू एट आर जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। अब मुझे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना है। अब सोचो कभी भी क्या होगा, मान लो किसी दूरी यहाँ पर है, किसी भी पॉइंट पे कंजर्वेटिव फोर्स तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, कॉस पाई। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बेसिकली क्या होगा, एफ डॉट डी आर। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। लेकिन ये अगर रिपल्सिव फोर्स होता तो फोर्स राइट होता, डी आर भी राइट होता, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाता। ठीक है ना, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती। तो मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहा, आप कैलकुलेशन करना चाहो कर लो, कुछ नहीं करना। एफ को GM1m2/r² रखना है, अपने आप आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। पर ध्यान रखना है कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ से चीज़ें देख ली। अब हम क्या करते हैं, फटाफट कुछ नहीं करते, हम लोग सिंपल सिंपल दोनों को रिलेट करते हैं। बस ध्यान रखना रिलेशन में क्या करना है कि जी की जगह सिंपल ध्यान रखना है, के की जगह जी आ जाएगा। के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जी आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। जो फोर्स हमारे पास F बराबर GM1m2/r² था, सॉरी फोर्स हमारे पास जो KQ1Q2/r² था, वही फोर्स यहाँ पे GM1m2/r² होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बेसिकली होता है फोर्स ऑन बेसिकली 1 कूलम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ईजी लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन यूनिट मास, मतलब आप इसको लिख सकते हो फोर्स ऑन 1 kg। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपके पास है ना, वो थी KQ/r² ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। यहाँ पे आपके जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी वो हो जाएगी GM/r²। सिंपल सी बात। ठीक है, और ये अट्रैक्टिव होगी बस, क्योंकि जैसे कि मान लो आपने एक M के किसी दूरी पर 1 किलो रख दिया, ये अट्रैक्टिव ही होगी। लेकिन जैसे ये Q होता दूसरा चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो एक कूलम को रिपेल करता, नेगेटिव होता अट्रैक्ट करता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो सकते, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव ही होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का आपको बता ही दिया मैंने। अब बात करते हैं पोटेंशियल का, फटाफट चलते रहेंगे, दिमाग लगाएंगे इसमें ना, सीधे सवालों में लिखेंगे। अब बात करते हैं अगली चीज़, हम बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं हम इसकी पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल जो होता था, पोटेंशियल जिसको हम V से दिखाते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो होता था KQ/R। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको V से दिखा देंगे, लेकिन वो -GM/R होगा। ठीक है, सेम चीज़ लेकिन नेगेटिव, क्योंकि बेसिकली फोर्स बाय मास होता है, सॉरी पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी मास, तो GM1m2/r ये तो होता है, तो डिवाइड मास करेंगे तो GM/R आ जाएगा। ठीक है ना, M2 को मैंने 1 मान लिया, सॉरी M2 M हो गया और M1 बड़ा M हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन में सॉरी गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ ग्रेविटेशन में भी लगता है, ध्यान रखना। अभी शुरू में चैप्टर बहुत तेज चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को है नहीं, बाकी धीमे धीमे बहुत आराम से चलेगा चैप्टर ना भाई।
हमारे पास उसमें ये था लॉ कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज गॉसियन सरफेस पे ई डॉट डी एस था। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक मास है, चक्कर क्या है कि मास में हमेशा जो फील्ड होगी अंदर की तरफ होगी और इनसाइड कमिंग जो फ्लक्स होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो माइनस एम बाय एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट की जगह क्या होगा, मैंने बताया था के की जगह क्या हो जाता है जी, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या होता है 1/4 पाई जी, नहीं तो एम बाय एप्सिलॉन नोट की जगह इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। मैं ई जी लिख रहा हूँ मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन नहीं लिखूंगा बार बार ई डॉट डी एस ही लिखूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ई जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, नेचुरल सी बात। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस होगा और ये 4 पाई जी एम होगा, लेकिन ध्यान रखना फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दो चीज़ और बची। ठीक है, एक छोटी चीज़ कि देयर इज नो इंडक्शन इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कोई इंडक्शन नहीं होती। कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि सपोज आपने क्या किया, मान लो ये कोई चार्ज, ये कोई न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल कंडक्टर, आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव बड़ी सी शीट लगा दी तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को खींच लेगी। अब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव इधर होगा, ये इंडक्शन है। लेकिन चक्कर क्या है कि इंडक्शन होती क्यों है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन मास तो केवल पॉजिटिव होता है। तो एक मास हम दूसरा मास रख तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दो चीज़ थोड़े हैं मास में, प्लस एम माइनस एम, तो इसका मतलब कोई इंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, ग्रेविटेशन में कोई इंडक्शन किसी तरीके की नहीं होती। ठीक है, चलो भाई 3 के बाद पेज नंबर 4, तो ग्रेविटेशन में कोई इंडक्शन नहीं होती। ठीक है, अब हम छोटे मोटे स्फेयर्स की बात कर लेते हैं। मान लो एक होलो स्फेयर है और इस पे सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मास है। ध्यान रखना वहाँ पे चार्ज होता है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे वो है। तो एक होलो स्फेयर है और सारा आर रेडियस का है और सारा मास जो है, अब यहाँ प्लस प्लस करके नहीं दिखा सकते, सारा मास इसके शेल पे है, सरफेस पे। अब इसके अंदर अगर आप जाओगे, अंदर का मतलब जनरल रेडियस आर से कम है, तो अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ज़ीरो होगी। ठीक है, और जो आपके पास पोटेंशियल होगा, है ना, पोटेंशियल सेंटर से सरफेस एक ही होता था, सेंटर पे होता था के क्यू बार, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर। इसकी जो सेल्फ एनर्जी होगी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे सेल्फ एनर्जी होती थी माइनस, वहाँ पे होती थी के क्यू बाय 2r²। तो यहाँ होती है सेल्फ एनर्जी माइनस जी एम बाय 2r²। सब कुछ नेगेटिव रहेगा। ये तो इनसाइड हो गया, इनसाइड की दो चीज़, सेल्फ एनर्जी तो सेल्फ एनर्जी है। अब बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड क्या होगा बच्चों, आउटसाइड जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होगा सारा मास सेंटर पे मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास जी एम बाय r², छोटा r², इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जी एम बाय छोटा r²। ठीक है, और जो पोटेंशियल होगा वो होगा, बाहर होता है सारा मास सेंटर, मतलब के क्यू बार, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एम बाय आर। ठीक है, सही। अब हम बात करते हैं होलो स्फीयर की जगह यूनिफॉर्म रो। यूनिफॉर्म रो का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है इसका रेडियस आर है और ये पूरा अंदर से बाहर तक भरा हुआ है। ठीक है, सही है। अब इसमें बाहर तो वही होता है, बाहर तो हमेशा से वही होता है, बाहर का मतलब आर इज़ ग्रेटर देन आर। बाहर हमेशा से ये होता है कि जो आपके पास फील्ड है उसके लिए सारा मास सेंटर पर रख लो, तो जी एम बाय r²। पोटेंशियल के लिए सारा मास सेंटर पर रख लो, माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अंदर चले जाओगे तो
अंदर में भी आपको याद हो या नहीं याद हो, लेकिन पोटेंशियल का बहुत अच्छा सा फॉर्मूला नहीं था। सेंटर से किसी दूरी r पर पोटेंशियल होता था के क्यू बाय 2r 3 माइनस आर स्क्वायर बार स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जी एम बाय 2r 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। पता नहीं आपको याद है कि, लेकिन ऐसा होता था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक फॉर्मूला और बच गया अंदर की तरफ फील्ड का। तो फील्ड का जो फॉर्मूला था उसमें वो के क्यू आर बाय आर क्यूब होता था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी एम आर बाय आर क्यूब। ठीक है, वैसे माइनस की कोई ज़रूरत नहीं, नेचुरल सी बात है, एट्रैक्टिव ही होगी, तो मैं माइनस नहीं लगा रहा। तो के क्यू आर की जगह जी एम आर बाय आर क्यूब। ठीक है, और एक फॉर्मूला और था, या तो ये लगा सकते हो कि रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट था वहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ भी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई जी, अगर आपको याद है तो आपके पास ई हो गया 4 पाई जी रो आर बाय 3। ठीक है ना, तो बेसिकली ये तो आपके पास सारे फॉर्मूले, मतलब मैं समझ लेना कि मैंने छोटे में आपको इलेक्ट्रोस्टैट को इससे पूरा मर्ज करा दिया। अब टेंशन की बात नहीं, अगर आपको ये सब याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार इन दोनों चारों पन्नों को आप दोबारा से देख लें और दोनों को कोरिलेट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, पेज नंबर 5। ठीक है, आप सब समझ जाएंगे, टेंशन मत, एक बार इलेक्ट्रोस्टैट को दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं सिंपल सा, है ना, जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट लगेगा। ठीक है, तो सवाल ऐसा था कि भाई मान लो कि आपके पास ये 2r रेडियस और 4m मास का एक स्फेयर है, और मान लो यहाँ पर r रेडियस और m मास का स्फेयर है, और इनके बीच की दूरी 12r है। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इसके सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, अब मान लो ये दोनों फिक्स हैं, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ बोथ आर फिक्स्ड फाइंड मिनिमम स्पीड of some mass, of a mass say m naught, so that it reaches from surface of 4m to surface of m। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक मास m नॉट को यहाँ से छोड़ना है, तो क्वेश्चन कह रहा है इसकी कम से कम स्पीड क्या होगी कि वो इसके सरफेस तक पहुँचे। तो ऐसे सवाल का एक बार ही मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब यहाँ से यहाँ पहुँचना होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि हमको यहाँ तक नहीं पहुँचाना होता है। होता क्या है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फील्ड ज़ीरो हो जाती है या फोर्स ज़ीरो हो जाता है। मतलब ये होता है कि फोर्स ज़ीरो होने का मतलब कि इसका फोर्स सेम हो जाएगा, तो इसके इधर ये खींचेगा, उसके उधर वो खींचेगा। तो अगर आपने यहाँ तक पहुँचा लिया है ना, तो उससे थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो यहाँ तक अपने आप ये खींच लेगा। जैसे मेरी बात समझ, जैसे आपको कोई चीज़ धरती से चांद तक पहुँचानी है, तो मान लो ये धरती है, ये चांद है, तो आपको सैटेलाइट इसके पास नहीं पहुँचाना है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ तक छोड़ देना है जहाँ के बाद चांद खुद खींच लेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ नहीं पहुँचाना, आपको न्यूट्रल जगह तक पहुँचाना है, उसके बाद तो खुद ही खींच लेगा वो। समझ रही बात। तो सारी बात ये है कि कितनी दूरी पर फोर्स ये फील्ड ज़ीरो होगी। तो एक काम कर लेते हैं, मान लो यहाँ से आर दूरी और इसके सेंटर से ये टोटल दूरी कितनी, 12r। 12r माइनस आर दूरी पर मान लो फोर्स या फील्ड ज़ीरो है। तो अगर मैं फील्ड को ज़ीरो कर दूँ तो इसका मतलब इसकी फील्ड कैंसिल करती है, तो इसका मास यहाँ रखो। तो ये 4m था, ये आपके पास m था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बार स्क्वायर, यहाँ पे होगी g 4m बाई आर स्क्वायर, और वो हो जाएगी g
एम बाय 12r माइनस आर स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जी एम कट गया। आप क्या करें भाई साहब, कुछ नहीं करते, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 4 का 2, आर का आर, 1/12r माइनस आर, मल्टीप्लाई कर दो, 24r माइनस 2r, 2 इंटू 12 24 माइनस 2r इज इक्वल टू आर। 24r कितना हो गया 3r, आर कितना हो गया 8r। तो इसका मतलब जो दूरी है वो 8r है। तो 8r का मतलब क्या हुआ कि हमको बेसिकली इसको ऐसी जगह छोड़ना है जो बड़े वाले के सेंटर से 8r दूरी पर हो और छोटे वाले के सेंटर से 4r दूरी पर। उसके बाद वो खुद खींच लेगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड निकालनी। तो मान लो ये जो मास है इसकी स्पीड जो मिनिमम है u है, इससे वहाँ तक पहुँच जाए। अब क्या करना है, ध्यान रखना, इसको 1 से 2 तक पहुँचाना है। सिंपल सा काम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। ठीक है, अब इस पेज को देखते रहेंगे, अगले पेज पे काम करते हैं। कैसे, लेट्स पेज नंबर 6। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल लिख दो q इंटू वी इनिशियल, के इनिशियल को हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचने का मतलब यहाँ पर काइनेटिक जीरो है, इसको लिख दो q इंटू वी फाइनल, काइनेटिक जीरो। गलती क्या कर रहा हूँ मैं, गलती सिंपल सी कर रहा हूँ कि यहाँ पर चार्ज नहीं है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट की तरह से लिख दिया, कोई नहीं, m इंटू वी इनिशियल प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। इस टेस्ट मास को m नॉट मान लेते हैं, जिसको फेंका m नॉट लिखा था मैंने वहाँ पे भी, इज इक्वल टू m इंटू वी फाइनल। वहाँ तक पहुँचना मतलब ज़ीरो। ठीक है, अब सारे m नॉट कट गया, वी इनिशियल। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसका सारा मास सेंटर मान लो, ये मास कितना था 4m था, इसका रेडियस 2r था, ये मास था m, रेडियस इसका r था। ठीक है, अब समझना इस बात को कि पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसका पोटेंशियल देखते हैं कि क्यू बार, तो माइनस जी क्यू की जगह 4m और r की जगह ध्यान रखना रेडियस 2r, सेंटर पे सेंटर से दूरी 2r। इसके कारण अब इनके सेंटर के बीच की दूरी थी 12r, तो इसका अगर मास यहाँ रखेंगे तो 12r में से 2r कम होगा 10r, तो दूसरे का हो जाएगा माइनस जी एम बाय 10r प्लस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वी फाइनल। अब जब वो यहाँ पहुँचा तो ये दूरी 8r थी, तो इससे हो गया माइनस जी 4m बाय 8r, इससे दूरी हो गई 4r माइनस जी एम बाय 4r। ठीक है, 4m से देखो पहले 2r थी, इससे टोटल 12r था, 10r थी, यहाँ पर आया तो इससे होगी 8r, इससे होगी 4r। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। अब करना क्या करना है कि मेरे को u निकालना है, तो एक काम करते हैं कि पहले तो यू स्क्वायर बाय 2 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और इसको उधर ले चलते हैं, सबको वहाँ लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं, जी एम बाय आर तो निकाल लेते हैं, जी एम बाय आर सब में ही है। यहाँ आ जाएगा -4/2, उधर जाके +2, इधर -1/10, उधर जाके +1/10, इधर -4/8, वो राइट साइड ही है, तो 4/8 का हाफ लिख देते हैं, -1/4 का 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं जो भी होता है। तो 2gm बाय आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं 10 का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके साथ कुछ भी नहीं 20, इसके साथ 1, 2 इंटू 5 10 -5, गलती कर दी ना। अब 10 का एलसीएम तो ले नहीं सकते, लेकिन चलो 4 इंटू 2.5 तो -2.5 कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, दिस हैज़ टू बी डन। तो 20 + 1 21, 21 में से 5 गए 16, 16 में से 2.5 गए 13.5, फाइन, इंटू 2 27/10, तो 27/10 जी एम बाय आर, ये हो गया यू स्क्वायर, तो यू कितना हो गया 27 GM/10। तो इतनी स्पीड से आप फेंकोगे
तो वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये मिनिमम स्पीड है। एक्चुअल में आंसर जो होना चाहिए वो u ग्रेटर देन ई होना चाहिए। ये तो मिनिमम स्पीड है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इस मिनिमम स्पीड पे वहाँ जाकर रुक जाएगा, तो इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई भी आपसे मिनिमम पूछेगा तो लिमिटिंग केस में आप ये लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस सवाल में क्या किया कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ कर लिए इलेक्ट्रोस्टैट के, जो सिंपल सिंपल फॉर्मूले थे कि बाहर के लिए सारा मास सेंटर पर रख लो, जैसे सारा चार्ज सेंटर पर रखते थे। पोटेंशियल वहाँ पे के क्यू बार होता था, यहाँ माइनस जी एम बार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे के क्यू बार्स करो होती थी, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड माइनस जी एम बार्स करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जो इस लेक्चर का पर्टिकुलर आखिरी क्वेश्चन होगा। इन द प्रीवियस क्वेश्चन if the masses are released from rest, then what distance will they cover before collision? ठीक है ना, टक्कर से पहले वो कितना डिस्टेंस कॉलिजन मतलब कवर करेंगे। तो अब हुआ क्या कि आपके पास 2r r सेंटर का डिस्टेंस 12r। अब सोचने की बात यह है कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है, जब भी ये कोलाइड करेंगे, ध्यान रखना, मान लो कि ये कहीं भी कोलाइड कर गए, थोड़ा मैंने छोटा बना दिया, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन जब भी कोलाइड करेंगे तो ये 2r या तब भी इनके बीच का डिस्टेंस 3r रहेगा। समझ में बात? तो मान लो कोलिजन से पहले ये चला x, ये चला y, तो अब समझना कि x प्लस वाई प्लस 3r बराबर 12r, x प्लस वाई प्लस 3r बराबर है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सम 9r ही होगा। इनको टोटल 12r नहीं चलना, 9r ही चलना, क्योंकि 3r का डिस्टेंस तब भी बच जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे बताना है कि दोनों कितना चलेंगे, मतलब x कितना होगा और y कितना होगा। चलो भाई, लेट्स सी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, इलेक्ट्रोस्टैट यूज़ होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक बहुत सिंपल कंसेप्ट यूज़ होगा, और वो कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, किस चीज़ का कंसेप्ट होगा बच्चों, ये कंसेप्ट होगा आपके पास सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में मुझे पता है कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि इनिशियली कोई वेलोसिटी है नहीं, तो सिग्मा एम एस बाय सिग्मा एम होता है, 0 होगा। इसका मतलब सिग्मा एम एस 0 होगा, तो m1s1 प्लस m2s2 कितना हो गया 0। अरे ऐसे ही जैसे हमेशा चलते आए, और क्या। ठीक है, m1s1 प्लस m2s2 क्या होगा 0 आपके पास हो गया। तो पहला, अब बात करते हैं m1 कितना था बच्चों, ऊपर वाला मास था 4 है। ठीक, इसने कितना डिस्प्लेस किया x, प्लस m2 कितना है, दूसरा मास है m, उसने कितना डिस्प्लेस किया -y बराबर 0। mm कट गया, y बराबर 4x। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई कितना है 9r है। अब y को लिख दो 4x, तो x प्लस 4x बराबर 9r। x कितना हो गया 9r/5। ठीक है, y कितना हो गया 4x, तो 4x का मतलब 4 इंटू 9r/5 कितना हो गया बच्चों आपके पास 36r/5। इसको आप लिख सकते हो 1.8r, इसको आप लिख सकते हो 7.2r। ठीक है, दोनों का अगर आप सम देखोगे तो 7.2 1.9r होगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, दो अलग अलग सवाल किए ग्रेविटेशन के। ठीक है, और पहले सवाल में हमने थोड़ी मोड़ी इलेक्ट्रोस्टैट यूज़ करी। तो बस मैं ये चाहूँगा आपसे कि जब भी कोई ग्रेविटेशन का सवाल आए, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैट यूज़ करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले यूज़ करना है, इसीलिए मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैट के बाद पढ़ाता हूँ। क्या, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर हॉलो स्फेयर हो, ठीक है,
तो बाहर के लिए तो वही है भाई, बाहर के लिए तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल सारा मास सेंटर मान लो माइनस जी एम बाय आर, ठीक है। फील्ड जी एम बाय आर स्क्वायर, हमेशा एट्रैक्टिव फील्ड होगी। अंदर के लिए जो सेंटर पे होगा वही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, और सेंटर पे सारा मास कितनी दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पे है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय बटा आर। सेल्फ एनर्जी क्या बताई थी, माइनस जी एम बाय टू आर स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी धीमे धीमे आप समझते रहोगे। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं थोड़ी देर बाद।